हेलो वंस अगेन। आज हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ रिसीवर्स के में स्कोप ऑफ रिसीवर मैनेजमेंट के थर्ड पार्ट की। जो कुछ टॉपिक रह गए थे उनके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो थर्ड जो इसका टॉपिक है दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ कलेक्शन पॉलिसी, संग्रहण नीति का निर्धारण। साख प्रबंधन के अंतर्गत कलेक्शन पॉलिसी का निर्धारण मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके अंतर्गत ग्राहकों से उधार वसूली के संभव में सभी संभव प्रयत्न जो किए जाते हैं वो शामिल किए जाते हैं। यदि संस्था स्ट्रॉन्ग कलेक्शन पॉलिसी अपनाती है तो प्राप्यों में कैपिटल जो कॉस्ट है डूबर ऋणों में जो डूबर ऋण की जो राशि उसमें कमी आती है, किंतु इसके प्रति यदि संस्था प्रभावित होती है, उसकी बिक्री प्रभावित होती है इससे, तथा संग्रह लागत में भी इसमें वृद्धि होती है। और यदि संस्था उदार संग्रह नीति अपनाती है तो बिक्री पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्राप्यों की जो कैपिटल कॉस्ट है डूबर ऋणों में जो अमाउंट है उसमें वृद्धि हो जाती है। अतः कलेक्शन पॉलिसी का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि संस्था की जो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी उन पर किसी प्रकार से कोई विपरीत असर ना पड़े, कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो एक संस्था द्वारा उधार वसूली के जो तरीके अपनाए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है कैश डिस्काउंट, नगद छूट। ग्राहकों से शीघ्र वसूली करने के लिए उन्हें कैश डिस्काउंट या रोकड़ भत्ता या नगद भत्ता जिसे हम कहते हैं उसका प्रस्ताव उन्हें दिया जाना चाहिए। कैश डिस्काउंट की राशि तथा अवधि का निर्धारण पूर्व अनुभव के आधार पर किया जा सकता है। देन टेलीफोन कॉल्स, स्थानीय ग्राहकों को टेलीफोन के द्वारा स्मरण करवाया जा सकता है, उन्हें याद दिलाया जा सकता है कि आपका पेमेंट ड्यू रह रहा है। वर्तमान युग में वर्तमान समय की बात करें तो ये सबसे सस्ता और सुलभ सोर्स है। टेलीफोन के माध्यम से ग्राहक से शीघ्र संपर्क किया जा सकता है तथा साथ ही उसकी कठिनाई भी जानी जा सकती है। देन लेटर ऑफ डिमांड, तकाजे का पत्र। ऐसे ग्राहक जिन्होंने देय तिथि तक भी अपना भुगतान नहीं किया है और उन्हें स्मरण पत्र दिया जा चुका है, यदि ग्राहक स्मरण पत्र की उपेक्षा करते हैं तो पुनः स्मरण पत्र लिखे जाने चाहिए। लगातार अपेक्षा करने वाले ग्राहकों को कठोर भाषा का प्रयोग करते हुए तकाजे का पत्र जिसे हम कहते हैं लेटर ऑफ डिमांड लिखा जाना चाहिए। देन पर्सनल विजिट, ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने का यह तरीका एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। प्राय ऐसा देखा गया है कि कई बार पत्र लिखने के बाद भी कोई भुगतान प्राप्त नहीं होता है। कुछ जो ग्राहक भुगतान नहीं करते हैं, किंतु व्यक्तिगत मुलाकात के बाद वो भुगतान करने को तैयार हो जाते हैं और ऐसा भुगतान भी प्राप्त हो जाता है। देन टू ऑब्टेन हेल्प फ्रॉम कलेक्शन एजेंसी, संग्रहण एजेंसी की सहायता प्राप्त करना। जो कलेक्शन एजेंसी है उनके माध्यम से भी ग्राहकों से उधार वसूल किया जा सकता है। ये एजेंसी कमीशन के आधार पर रिसीवर्स की राशि खरीदने का कार्य करती है। रिसीवर्स की राशि खरीदने की स्थिति में अशुद्ध ऋण संबंधी जो जोखिम है वो कौन उठाते हैं? एजेंट उठाते हैं, क्योंकि अभी एजेंसी के माध्यम से हो रहा है। एंड देन लास्ट लीगल एक्शन, और यह क्या है? एक लास्ट ऑप्शन है, अंतिम हथियार जिसे हम कहेंगे, उसके रूप में काम में लिया जाता है। यदि ग्राहक सभी प्रयासों के बाद भी भुगतान नहीं करता है तो उसे कानूनी नोटिस दिया जाना चाहिए और उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ग्राहकों से वसूली के लिए उठाए जाने वाले कदमों का निर्धारण करते समय ग्राहकों की उचित कठिनाई जो हो रही है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे पुराने ग्राहक जिनका भुगतान पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा है और उन्हें कोई फाइनेंशियल कठिनाई हो रही है तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। कानूनी कार्रवाई जैसे कदम सोच विचार करके ही उठाए जाने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो आपस में जो ग्राहकों का और संस्था का जो रिलेशन है उस पर विपरीत असर पड़ता है। देन फोर्थ, एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑन रिसीवेबल्स, प्राप्यों का विश्लेषण तथा नियंत्रण। प्राप्यों के कुशल मैनेजमेंट और प्रभावी कंट्रोल के लिए जो क्रेडिट पॉलिसी है उसकी समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। प्राप्यों की लागत पर नियंत्रण के उद्देश्य से उनकी नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि प्राप्यों में निवेश फर्म द्वारा पूर्व निर्धारित साख जो लिमिट है उसकी रेखा के अंतर्गत ही है। प्राप्यों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला है एफिशिएंसी बिलिंग सिस्टम, कुशल बिलिंग प्रणाली। एफिशिएंसी बिलिंग जो सिस्टम है संस्था के कैश इनफ्लो में सुधार करती है तथा प्राप्यों में निवेश को कम करती है। गलत बिल बनाने अथवा देरी से बिल बनाने के कारण ग्राहकों
भुगतान देरी से प्राप्त होता है। माल की सुपुर्दगी अथवा सेवा प्रदान करने के पश्चात सभी आवश्यक प्रपत्र के साथ बिल तैयार करके ग्राहकों को भिजवा दिए जाने चाहिए। और बिल तैयार करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। बिल सावधानीपूर्वक तैयार किए जाने चाहिए तथा ग्राहकों को भेजने से पूर्व उनकी पूर्ण रूप से जांच की जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार में कोई कठिनाई आगे नहीं आए। और ग्राहकों को बेचे गए माल की मात्रा, उनकी दर, उनकी प्राइस, उनकी यह बात करें तो रकम, वेबसाइट जो बट्टा है, जो व्यापारिक बट्टा जो दिया गया है, साथ ही ग्राहकों का एड्रेस, उनको भुगतान की जो कंडीशन है वो स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार से कोई आगे प्रॉब्लम नहीं आए। सेकंड है रेशियो एनालिसिस। प्राप्यों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए आमतौर पर रेशियो एनालिसिस का प्रयोग भी किया जाता है। और इसके लिए जो अनुपात की गणना की जाती है वो है फर्स्ट रिसीवेबल्स टर्नओवर प्राप्यावर्त। यह रेशियो देनदारों की वसूली कुशलता का गुणात्मक विश्लेषण करने में सहायक होता है। और यह रेशियो यह दर्शाता है कि औसत प्राप्यों को कितनी बार विक्रय में बदला गया है। यह अनुपात कैसे क्या किया जाता है, देखिए रिसीवेबल टर्नओवर इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। यह अनुपात जितना ऊंचा होता है उतना अच्छा माना जाता है। और हायर रेशियो इस बात का प्रतीक होता है कि प्राप्यों की वसूली शीघ्र हो रही है। देन इसमें एक रेशियो और कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। यह उस औसत अवधि को दर्शाता है जिसमें सामान्यतः ग्राहकों द्वारा उधार दिया जाता है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर मल्टीप्लाई बाय 365 डेज और 12 मंथ। और ये सब रेशियो आपको रेशियो एनालिसिस चैप्टर में आपको अच्छे से समझाया गया है, उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं रेशियो की। तो प्राप्य पर नियंत्रण की दृष्टि से यह अनुपात बहुत ही महत्वपूर्ण है। औसत संग्रहण अवधि से एवरेज कलेक्शन पीरियड की तुलना ग्राहकों को दी गई उधार सीमा जो समय सीमा है अथवा पूर्ण धैर्य जो स्टैंडर्ड संग्रहण अवधि से की जानी चाहिए। यदि एवरेज कलेक्शन पीरियड ऐसी मानक संग्रहण अवधि से अधिक है तो इस बात का संकेत होता है कि ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने में विलंब हो रहा है। इसके लिए संग्रहण प्रक्रिया की समीक्षा की जानी चाहिए। प्रबंधन द्वारा औसत संग्रहण अवधि की निर्धारित सीमा में रखने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। देन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। वर्तमान समय में आप सभी जानते हैं सारा काम कंप्यूटर से किया जा रहा है। तो सस्ते कंप्यूटर उपलब्ध होने से छोटी संस्थाएं उनका भी प्रयोग कर रही हैं, उनका भी प्रयोग कर रही हैं। कंप्यूटर के प्रयोग से संस्था को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। कंप्यूटर साक्ष्य प्रबंधकों को ग्राहकों के बकाया खातों के संबंध में शीघ्र, अतिशीघ्र तथा शुद्ध एकदम एक्यूरेट बात करेंगे हम, उसकी सूचना उपलब्ध कराता है। कंप्यूटर द्वारा ऐसे ग्राहकों की सूची तैयार की जाती है जिन्होंने जो कहा उसका पूरा नहीं किया, इट मीन्स वायदा के अनुसार भुगतान नहीं किया है। कंप्यूटर का प्रयोग बिल तैयार करने, ग्राहकों के खाते तैयार करने, उनके स्मरण पत्र तैयार करने आदि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही ग्राहकों को ईमेल द्वारा हिसाब किताब का विवरण भेजने तथा तकाजा करने में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये तो आजकल सभी यूज़ कर रहे हैं जिसकी बात कर रहे हैं हम। फिर है एजिंग शेड्यूल ऑफ रिसीवेबल्स, प्राप्य काल क्रम अनुसूची। संग्रहण नीति जो कलेक्शन पॉलिसीज को प्रभावी बनाने के लिए तथा अशुद्ध ऋणों की हानि को कम करने में प्राप्यों की कालक्रम अनुसूची एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। इस अनुसूची में संस्था के प्राप्यों को उनके काल अथवा समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और इस अनुसूची में ऐसे प्राप्यों की राशि को दिखाया जाता है जो भुगतान की देय अवधि के पश्चात बकाया चले आ रहे हैं। ऐसी बकाया राशि का कुल प्राप्यों में जो परसेंटेज है वो अलग अलग समय अवधि के अनुसार विभाजित कर दिया जाता है। और इस प्रकार जो अनुसूची बनती है, वर्गीकृत अनुसूची की सहायता से ग्राहक के संग्रहण विभाग द्वारा किए जा रहे वसूली प्रयासों की जानकारी प्राप्त होती है। यदि प्राप्यों की वसूली मानक हमने डिसाइड किए साख अवधि में नहीं हो पा रही है तो यह इस बात को संकेत देता है कि वसूली प्रक्रिया सही नहीं है, वो दोषपूर्ण है, अथवा ये कह सकते हैं कि वसूली विभाग प्राप्यों की वसूली के प्रति उदासीन है, वो सही ढंग से कार्य नहीं किया जा रहा। और इसमें जो तथ्य हम निर्धारित जो शामिल कर सकते हैं उसमें कह सकते हैं इसमें ग्राहकों के नाम, पते ये होना चाहिए। कालक्रम अनुसूची तैयार करते समय की अवधि तो सामान्य साख अवधि या प्राप्यों की वसूली का उचित अनुसार विभाजन, जैसे 1 से 30 दिन, 31 से 60 दिन आदि। व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक प्राप्तियों की पृथक पृथक दिखाया जाना चाहिए। यदि ग्राहकों को सामान्य साख अवधि से अधिक साख अवधि दी जाती है, सुविधा दी जाती है, तो उसका उल्लेख भी अनुसूची में होना चाहिए। साथ ही देनदारों से प्राप्त राशियों में अगर कोई विवाद
हो रहा तो उसका भी पूरा तरह से इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। प्राप्यों का कुल योग तथा समय अनुसार अलग अलग प्राप्यों के योग का कुल योग से प्रतिशत भी दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से पूरा ये